कभी सहरा कभी दरिया लिखा, कभी जंगल कभी सहरा कभी दरिया लिखा, अब कहाँ याद के हमने उसे क्या क्या लिखा। कभी जंगल कभी सहरा कभी दरिया लिखा, अब कहाँ याद के हमने उसे क्या क्या लिखा। शहर भी लिखा, मकान लिखा, मोहल्ला लिखा, शहर भी लिखा, मकान लिखा, मोहल्ला लिखा, हम कहाँ के थे मगर उसने कहाँ का लिखा। कि दिन के माथे पे तो सूरज ही लिखा था तुमने, रात की पलकों पे किसने ये अंधेरा लिखा। क्या कहने, दिन के माथे पे तो सूरज ही लिखा था तुमने, रात की पलकों पे किसने ये अंधेरा लिखा। सुन लिया होगा हवाओं में बिखर जाते हैं, इसलिए बच्चे ने कागज पे घरौंदा लिखा। क्या खबर उसको लगे कैसा कि अब के हमने अपने एक खत में उसे दोस्त पुराना लिखा। क्या बात है। क्या खबर उसको लगे कैसा कि अब के हमने अपने एक खत में उसे दोस्त पुराना लिखा, और अपने अफसाने की शोहरत उसे मंजूर न थी, उसने किरदार बदलकर मेरा किस्सा लिखा। अपने अफसाने की शोहरत उसे मंजूर न थी, उसने किरदार बदलकर मेरा किस्सा लिखा। और हमने कब शेर कहे, हमसे कहाँ शेर हुए, मरसिया एक फकत अपनी सदी का लिखा। वाह। उर्दू किसी खास मजहब की जबान है। ये बात इल्म अदब की जिन शख्सियात के सामने बेमानी लगती है, उन्हीं में एक बड़ी शख्सियत का नाम शीन काफ निजाम है। बावकार शायर, मोतबर नक्काद, जिम्मेदार मुदीर और ज़हीन उर्दू स्कॉलर। राजस्थान में शहर जोधपुर के तहजीबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शिव किशन बिस्सा उर्दू शायरी और तनकीद में शीन काफ निज़ाम के नाम से एक बावकार मकाम रखते हैं। शायरी, तनकीद और इदारत की उर्दू हिंदी में 20 से ज़्यादा किताबें और मुख्तलिफ रसाइल में सैकड़ों मज़ामीन उनकी रोशन तख्लीक का आईना है। निज़ाम साहब की अदबी खिदमात के लिए उन्हें इकबाल सम्मान, भाषा भारती सम्मान, बेगम अख्तर गज़ल अवार्ड, राजस्थान उर्दू अकादमी का महमूद शिरानी अवार्ड, मेवाड़ रत्न सम्मान और शान उर्दू एजाज जैसे अनगिनत आला अवार्ड से नवाजा गया है। तो वहीं उर्दू में शाये अपनी नज़मों के मजमुए गुमशुदा दैर की गूंजती घंटियां के लिए उन्हें साल 2010 में साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया। उर्दू अदब के अहम इदारों में एडवाइजर रहे शीन काफ निज़ाम इन दिनों साहित्य अकादमी में कन्वीनर उर्दू के अहम ओहदे पर फायज हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, मिडिल ईस्ट के साथ कई ममालिक का अदबी सफ़र और दुनिया भर में उर्दू के बड़े स्कॉलर के तौर पर कबूलियत निज़ाम साहब की अदबी खिदमात और शख्सियत का रोशन हवाला आप हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल शीन काफ निज़ाम साहब आपका बज़्म ख़ास के इस ख़ास महफिल एक मुलाकात में। आपका भी शुक्रिया, बज़्म ख़ास का भी शुक्रिया, गुप्ता साहब का भी शुक्रिया। अब आपका कहूँ कि तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता, जो कुछ भी है अब तुम्हारा शुक्रिया कहाँ अदा करूँ, इसलिए तुमने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया, बहुत अच्छा। तो शुरुआत गुफ्तगू की आपके ही शेर के साथ जी। अपने बच्चों को क्या सुनाऊंगा, कोई किस्सा कोई कहानी दे। तो इसी ख्वाहिश से मैं भी जोधपुर आ गया हूँ कि मुझे कोई किस्सा कोई कहानी दे दीजिए। तो पैदाइश जोधपुर में पैदा हुआ, जोधपुर, लेकिन बचपन मौसी के साथ जी हाँ मुख्तलिफ ननियाल में मुख्तलिफ गाँव में गुजरा जी। मसलन भीनमाल रहा, जैसे जिसका पौराणिक नाम श्रीमाल रहा है, जी जी, जालोर रहा, मीरा की नगरी मेड़ता सिटी भी रहा, और अब जोधपुर में। बचपन का कोई किस्सा जो इस दौर में भी, इस उम्र में भी जहन में किसी। देखिए बचपन ही में गुजर रही है ज़िंदगी, मुझे तो लगता है ना कि वो बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए। आहा। और जिस आदमी का बच्चा ज़िंदा नहीं है, मैं नहीं जानता कि फ़नकार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अल्लाह बेहतर जाने और आप लोग बेहतर जाने, लेकिन मुझे लगता ये है कि जो भी फ़नकार है उसका अगर बच्चा ज़िंदा नहीं है तो वो एक ज़िंदा लाशी है। ज़िंदगी के सारे तजुर्बों को आप मासूमियत से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अगर आप उन्हें मासूमियत से देख सकते हैं तो समझिए हो गया। फ़राक साहब का एक शेर सुनाता हूँ आपको, इरशाद। कि तू याद आए
तू याद आए। तेरे जोरों सितम फिर भी न याद आए। ओहो, तू याद आए, तेरे जोरों सितम फिर भी न याद आए। मोहब्बत में ये मासूमी बड़ी मुश्किल से आती है। क्या बात है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है। अरे भाई, अवतार नबी हैं, पैगंबर, उनका बचपन ही ऐसे ही गुजरा, यतीमी में गुजरा। हजरत मोहम्मद तो यतीमी से गुजरे। आप बताइए, कृष्ण जेल में पैदा हुए। इसलिए हमें हमारा बचपन बहुत अजीज है। हम ये मानते हैं कि, और अख्तर उल ईमान का जो मिसरा है वो लड़का पूछता है, अख्तर उल ईमान तुम ही हो? तुम ही हो। मगर जब जब किसी के सामने दामन पसारा है, वो लड़का पूछता है, अख्तर उल ईमान तुम ही हो? तुम ही हो। तो लगता है कि वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए। क्या बात है। और हमारा एक शेर भी है, छोटी सी ख्वाहिश है कब पूरी होगी। वाह। छोटी सी ख्वाहिश है कब पूरी होगी। वैसे लिखें जैसे बच्चे लिखते हैं। क्या बात है। वाह। तो बहरहाल हमें बचपन बहुत अजीज है। हर हम इस उम्र में भी अपने आप को बच्चा ही समझते हैं, और समझते हैं कि बचपना अलग बात है और बच्चा होना अलग बात है। आप ही का एक शेर मुझे फिर याद आ रहा है, 100 बरस के जहाँ ज़हन जी, अतफाल जी, हैं, जी। रहते हैं दोस्तों हम उसी शहर में। हाँ, जोधपुर के लिए। हाँ, तो कैसे देखते हैं आप जोधपुर को अपनी ज़िंदगी में। देखिए, जोधपुर में एक साथ कई जिंदगियां हैं जिसे लोग जी रहे हैं। बल्कि मैं जोधपुर ही क्यों कहूँ, मुझे कहना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में हम सभी लोग 2-3 तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक वो ज़िंदगी है जो हमारे सामने थी या है, मैं उसे एक ही ज़िंदगी। एक वो ज़िंदगी जो हम जीना चाहते हैं क्या बात है। कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, तो एक वो ज़िंदगी। एक वो ज़िंदगी जिससे आप शेर बनाते हैं, वो ज़िंदगी इन दोनों से अलग है, क्योंकि वो न थी न है। देखिए, आदमी की ज़िंदगी में 2 कल बहुत परेशान करते हैं। एक वो कल जब वो था नहीं, एक वो कल जब वो होगा नहीं। क्या बात है। ये 2 कल आदमी को बहुत परेशान करते हैं। मुझे लगता है कि इन 2 कलों को जो मिला ले वो कालजयी हो जाता है। क्या बात है। आपने कहा भी तो है वो कि एक वो होता है जो हमें परंपरा से मिलता है, एक वो जो हम परंपरा बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसको मैं अगर और समझना चाहूँ तो और कैसे समझूं आपसे रूबरू। देखिए, परंपरा को, रिवायत को हमने हमेशा, हमारा मसला ये है कि अंग्रेज़ी तालीम ने हमें गारत कर दिया। हमारे यहाँ लफ्ज़ का जो तसव्वुर है, देखिए, धर्म मज़हब का सिनोनिम नहीं है, मुतरद्दिफ नहीं है, रिलीजन भी नहीं है। वैसे ही कवि का अनुवाद शायर, शायर का अनुवाद पोइट, ये भी नहीं है। अगर इन लफ्ज़ों की माहियत में जाइएगा तो बड़ा फ़र्क है। वो कुछ और ही निकलेंगे। शायर के मानी ही जानने वाला है जी। जो जानना चाहता है वो, तब फिर ऐसे में शेर हुआ जानना चाहना, है ना। तो शेर के माने जानना, और ये इसके ठीक मानी वही है जो वेद के मानी है। माफ़ कीजिए, संस्कृत में जो वेद है, तो शेर के माने वेद भी हो गए अगर आप उसका अरबी में तर्जुमा करेंगे तो शायर कौन हुआ? जानने वाला। जानने वाला। तो शायरी क्या हुई? जानी हुई चीज़। जानी हुई चीज़। अब जानी हुई चीज़ को जनरल नॉलेज की तरह या जनरल इंफॉर्मेशन जानना नहीं है, वो जिसे आपने एहसास की आंखों से इदराक को देखा है, क्या बात है। वो जानना है। वाह। मैंने अपने संवेदनात्मक संस्कारों से जिन अनुभवों को प्राप्त किया है, हासिल किया है, उन तजर्बात को मैं अपनी तख्लीकी सतह पर अल्फाज का जामा पहनाने में कितना कामयाब हुआ। चुनांचे मैं जब ये अर्ज़ करता हूँ कि शायरी है क्या? एहसास को अल्फाज देना, जज्बे को ज़बान देना। अगर मैं जज्बे को ज़बान और एहसास को अल्फाज नहीं दे सका तो फिर मैंने जाना क्या? तो शायरी भी नहीं हुई। क्या बात है। शायरी तो होगी ही तब जब ज़बान से मेरा, इसलिए ज़बान जो है वो देखें आप आलोक साहब, तो आपको ये लगेगा कि ज़बान बुनियादी तौर पर एक ज़माने को जाहिर करती है। तो ज़बान से ज़माने का पता लगता है। बेशक। फिराक जब शेर कह रहे हैं तो उनके ज़माने का पता लग रहा है, आप शेर कह रहे हैं तो आपके ज़माने का पता लग रहा है। आज के ज़माने में जब आप ये कहेंगे कि मैं टेलीफोन की घंटी, कैफी आज़मी की भी ये नज़म है जी, घंटी बजी है टेलीफोन की, तो उस पर टेलीफोन था ही नहीं। हाँ। लेकिन सिर्फ टेलीफोन लफ्ज़ आने से शायरी नहीं होता कोई शेर। वो शायरी का इस्म या शायरी की संज्ञा उसे तब मिलती है जब उसके साथ वो एसोसिएशन जुड़ जाए आपका, जो किसी ज़माने में कबूतर से था। क्या बात है। यकीनी तौर से जिस ज़माने में कबूतर पैगाम लाते थे और ले जाते थे, अगर शायरी, अगर टेलीफोन वही काम करे तो शायरी हो गई। तो शायरी हो गई। ये लगता है। आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान उर्दू अदब में कहाँ है? सूबे से शायरी का ताल्लुक़ कम होता है,
मैं ये सिर्फ ये अर्ज़ करूँ अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, एक जुमले में अपनी बात कह देता हूँ कि शायरी में हिंदुस्तान कहाँ आता है और हिंदुस्तान में राजस्थान कहाँ आता है। जी। अब जब अब आप अदब की तारीख लिखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि उसमें राजस्थान बहुत कम हो। हाँ, लेकिन मैंने हमारे यहाँ बड़े शायर हुए हैं जी, बड़े अफसाना निगार हुए हैं, और फिर जोधपुर अजीम बेग चकताई यहाँ थे, और तो और अख्तर शिरानी के वालिद महमूद शिरानी यहाँ शेरानी की ढानी है वहाँ के थे। इसमें चुगताई यहाँ पढ़ाती रही हैं तो वो भी यहाँ रही है। बेखुद मोहानी और बेखुद दहलवी, जिनके बारे में दाग ने कहा कि उनसे पूछा कि आपके जानशीन कौन है, तो उनका जवाब था बेखुदैन, यानी एक बेखुद दहलवी एक बेखुद बदायूनी। तो बेखुद बदायूनी यहाँ थे। कबीर अहमद साहब थे, वो दाग के शागिर्द थे हमारे यहाँ। तो है, लेकिन अब जाहिर है कि जो तारीखें लिखी गई उन तारीखों में बहुत गड़बड़ियाँ हुई। वो आप जब वहाँ के लिखेंगे, उस ज़माने में तो ये था नहीं ना, तो जब यूपी में तारीख लिखेगा यूपी का आदमी तो यूपी का ही आसपास घूमता रहा, बिहार तक का जिक्र नहीं है। आज आप जैसे हिंदुस्तान की संस्कृति कहते हैं, इस सारे का ताल्लुक यूपी के अलावा कहाँ? यूपी दिल्ली का इलाका जी। आप जब महाभारत की बात करेंगे दिल्ली, रामायण की बात करेंगे तो अवध, तो एक अवध एक ब्रिज। इसके अलावा आपने हिंदुस्तान बाहर देखा ही कहाँ है? उसका जिक्र कहाँ है? किस लिटरेचर में है? कहीं नहीं है वो। और उसकी बड़ी वजह है कि आपकी आंखें वहीं तक देख रही हैं, तो वहीं तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है। जी। आपने राजस्थान क्यों जाइए, तो पंजाबियों को आप अल्लामा इकबाल तक को आपने कहा कि इनकी ज़बान मुस्तरद नहीं है। एक चीज़ जो यूपी में है ही नहीं, ठीक वैसे ही एक चीज़ जो राजस्थान में है ही नहीं, अगर मैं उसे उर्दू में लिखूं तो कैसे लिखूं? आपके घर में अगर एक, देखिए नाम क्या होते हैं, घर से जब एक चीज़ गायब होती है, मसलन आपके यहाँ से गैस आ गया, आपके यहाँ चूल्हा गायब हो गया, जी। चूल्हा लफ्ज़ आपकी डिक्शनरी से गायब हो गया। ठीक वैसे ही उस ज़माने में हमारी माँ, आपकी दादी फुकनी का इस्तेमाल करती थी, अब कहीं फुकनी है? आज कहीं नहीं है। तो एक चीज़ जब गायब होती है तो संस्कार में से एक चीज़ आपके गायब हो जाती है, वो चीज़ आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाती है, फिर आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाती है। वैसे ही राजस्थान गायब हो गया। बाकी देखिए आप बिस्मिल सईदी से लेके मखमूर सईदी से लेके ये सब लोग यहाँ हैं, हाँ, यहीं के राजस्थान के, जी। लेकिन उनका जिक्र उन अल्फाज में नहीं उन होगा। अल्फाज में नहीं मैं है, उनका जी। तासुब नहीं कह रहा हूँ, खुदा न खालिद नऊज़ुबिल्लाह, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उन लोगों ने उनके साथ पक्षपात या ताज्जुब से काम लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्होंने तजाहुल आरिफाना से काम लिया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। इसलिए वर्चस्व जो है आज भी बाबा तुलसीदास का, सूरदास का वर्चस्व उन्हीं का रहेगा। मेरे सवाल की तह में यही था। राजस्थान से वापस आपके पास आना चाहता हूँ। नामवर जी को पढ़ते हुए कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने आपके बारे में लिखा है कि निज़ाम साहब के पास बसीरत और परंपरा की जो दौलत है, एहसास की जो दौलत है, वो मुझे अचंभा होता है कि वो कहाँ से आई है। और मेरा भी सवाल वहीं से मैं ले रहा हूँ कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ, एक तालिब इल्म की तरह, आपके मुरीद और मद्दाह की तरह, कि ये जो पूरा, जबकि ख़ानदान में या आपके बैकग्राउंड में कहीं से कोई उर्दू शायरी की परंपरा नहीं रही, तो ये दौलत एहसास की और ये बसीरत शीन काफ निज़ाम साहब के पास कहाँ से आ गई और कैसे आ गई? देखो लोग, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि मैं अपने वालिदैन की भाई दौलात हूँ, मेरे बहन भाई तो कोई है नहीं, है तो तुम ही जैसे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं वो हमारी नहीं, मतलब हम था नहीं कोई मेरा रिश्तेदार उस तरह से। फिर ननियाल में रहा तो वहाँ भी कोई बच्चा नहीं था। जैसे मैंने मेड़ता का जिक्र किया, तो वहाँ जब मैं रहता था तो हमारे एक तरफ जैन मंदिर था और एक तरफ अकबरी मस्जिद थी। क्या बात? इसके दरमियान हम मौजूद थे। तो यूँ कहना चाहिए कि दो मुल्लाओं में ये मुर्गी हलाल हो रही थी हराम नहीं हो रही थी, हलाल हो रही थी। तो बाहर गए, वहाँ से उर्दू की तरफ हमारा रुझान बढ़ा। फिर उर्दू पढ़ी और फिर उसके बाद फ़ारसी पढ़ी हकीम मोइनुद्दीन अहमद साहब से। तो उनके यहाँ वो बड़े शफीक बुज़ुर्ग थे हमारे, और उनको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि एक ही साथ में वेद उपनिषद हमारे घरों में पढ़ते ही रही। लगभग सारे पुराण मैंने मसें भीगने से पहले पढ़ ली, यूँ समझिए। तो और उसके बाद में फिर मैंने नहजुल बलागा, कुरान शरीफ, क़ससुल अंबिया, बुखारी शरीफ,
ये भी सारे पढ़े, सारे अरबी पढ़े। नहीं जानता लेकिन उनके तर्जुमे पढ़े तर्जुमे पढ़े आप। सारे। आज भी मैं मेरे लाइब्रेरी, मेरे ज़ाती कुतुबखाने में ये सब चीज़ें हैं और मैं उन्हें वक्तन फ़ोक्तन पढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता ये है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में ये सब चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं। अगर हिंदुस्तान की तारीख़ और तहज़ीब को या उसकी तहज़ीबी तारीख़ को या उसकी तारीख़ी तहज़ीब का कोई नाम हो सकता है तो वो वेद से लेके, कुरान से लेके, बाइबल से लेके ये सब चीज़ें होंगी। क्या बात है, ये हिंदुस्तान की पूरी बॉडी है। यकीनन यकीनन। उस तहज़ीब को अगर आप मुजस्सम करना चाहें, है ना, उसका सरापा अगर आप बनाना चाहें तो उसमें ये सब होंगे कि कहीं वेद होगा, कहीं कुरान होगी, कहीं नहजुल बलागा होगा, कहीं कसूस अल-अंबिया होगा, कहीं अग्नि पुराण होगा, कहीं विष्णु पुराण होगा, कहीं बाइबल के किस्से होंगे, कहीं गॉस्पेल होगी। ये सारा होगा तो हिंदुस्तान की तहज़ीब बनेगी यकीनन। तो मुझे लगता है कि नामवर जी की बड़ी इनायत थी और यहाँ जोधपुर रहे तो हमसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तो मुझे लगता ये है कि एहसास की दौलत तो आदमी के पास में वहीं से आएगी। उधार का एहसास और उधार के अल्फाज से शायरी नहीं होती। यकीनन। हमारे यहाँ जो ज़माना आ गया है वो अजीब है, इसलिए हमारा एक मजमून में हमने कहीं लिख दिया था कि अखबार की कतरन और इल्म की उतरन से शायरी नहीं होती। वाह। अब इल्म की उतरन से मुराद है कि ये अगर मैं खाली कुरान का तर्जुमा कर दूं, खाली वेद मुक़द्दस का तर्जुमा कर दूं तो ये शायरी नहीं है। यकीनी तौर वो से इल्म की उतरन है। उतरन है। तो इल्म की उतरन से भी शायरी नहीं होती, वैसे ही अखबार की कतरन से भी शायरी नहीं होती। वो तो एहसास में जब तक आप उसे इंजज़ाब, इम्बाइब क्या कहिए, आत्मसात न कर लें तब तक कैसे होगा। और जब आप आत्मसात कर लेंगे फिर आप नहीं होते। जैसे फिर लफ्ज़ नहीं होता, शायरी हो जाता है। और वो आपकी छोटी सी नज़्म है यहाँ पे, वो सुनना चाहेंगे जी। एक हर्फ। ये बहुत मामूली सी नज़्म मैंने कही, आपको अच्छी लगी, लीजिए सुन लें। हर्फ एक तुम भी हो, हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी, आहा, हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूँ, लफ्ज़ क्यों ना हो जाए। क्या कहने। वाह। अब मैं आपको एक नज़्म को गज़ल से जोड़ के सुनाना चाहता हूँ। खुशकिस्मती। नहीं, उसमें ये आलोक भाई के आप देखेंगे कि बालिग जहन किस तरह सोचता है। तो नज़्म का उन्वान है चांद सा प्यार। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने कितने लम्हे जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, आहा, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। हाय हाय हाय। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। अब यहाँ से गुरेज देखें। तुमने ठीक कहा था उस दिन, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जा रहा है। क्या बात है। अब यहाँ रस्म खत्म हो, एक पूरा ज़माना गुजर गया दरमियान का। रास्ते में वो मिला, गज़ल का मतलब देखें। रास्ते में वो मिला, रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा। आहा, रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा, सुना सुना रास्ता, अच्छा लगा। अच्छा क्या बात है। वाह। रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा, सुना सुना रास्ता, अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा, उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा। आहा, उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा, धीरे धीरे बोलना, अच्छा लगा। क्या बात। उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा, धीरे धीरे बोलना, अच्छा लगा। और अब ये एक मतलब ये कंटिन्यूटी देखें इसकी। जी। रास्ते में वो मिला, अच्छा लगा, सुना सुना रास्ता, अच्छा लगा, अच्छा लगा, उसने जाने क्या कहा, अच्छा लगा, धीरे धीरे बोलना, हाय हाय, अच्छा लगा। अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा, अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा, बादे मुद्दत आईना अच्छा लगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा, बादे मुद्दत आईना अच्छा लगा। मुझ में क्या है मुझको कब मालूम है,
उसको पूछो उसको क्या अच्छा लगा। क्या बात है, वाह। मुझ में क्या है, मतलब वाह, वाह। गलत आदमी से सही सवाल नहीं पूछते, वैसे ही सही सवाल गलत आदमी से नहीं पूछते। तो मुझ में क्या है, मुझको कब मालूम है, उसको पूछो उसको क्या अच्छा उसको लगा। क्या अच्छा लगा। उसकी सूरत से लगा मुझको निज़ाम, उसकी सूरत से लगा मुझको निज़ाम, उसको मेरा देखना अच्छा लगा। हाय हाय हाय, क्या तो बात। मियां, ये नज़्म और ये गज़ल, ये दोनों हमने इस तरह कही कि दो उम्रें हैं। एक उम्र जब वो कहता है कि प्यार चांद सा ही होता है और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे गोली घटने लग जाता है। हाँ। और ये गज़ल जब उसके बाद का ज़माना है जी। कि अब सिर्फ आदमी यादों में जीता है, और ये यादों में जीना जो है, हाँ, ये आपकी पूरी तहजीब है, इसलिए आप स्मृतियों में जीते हैं, जिसे आप हिंदी में बेशक। कहते हैं। अगर स्मृति, जिसे आप पुराण कहते हैं, श्रुति और स्मृति दो ही तो आपकी तहजीब है। अगर मैं स्मृति को याद नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, क्या बात है, तो क्या फिर ये मेरा बचपन नहीं है? वाह। ये मेरा बचपन ही तो है, जो सोते हुए मुझे आज भी वही बबूल का पेड़ नज़र आता है, वही नीम की छांव नज़र आती है, वो बरगद नज़र आता है। उस बरगद में कहीं, इसलिए कहीं पेड़ों में देवता नज़र आते थे आपको, नीम आपको हकीम नज़र आता था, हैं? मुझे तो कई बार लगता है कि शायद हमारे बुज़ुर्ग, जिन्होंने खाली लॉर्ड शिवा नहीं, हमारे तमाम वो बुज़ुर्ग हिंदू मुस्लिम जो दाढ़ियाँ रखते थे, मुझे लगता है उन दाढ़ी रखने का हुनर ही उन्होंने बरगद से सीखा होगा, क्या बात। कि बरगद की जड़ें जैसे फैली हुई है। यहाँ एक बड़ा अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो मैंने आप बड़ों से ही सुना और सीखा है, कि जो गज़ल है वो दो मिसरों में एक कहानी का बयान है। गज़ल का क्राफ्ट ऐसा है कि आप हर शेर में एक कहानी कह सकते हैं। और एक ऐसे दौर में, जो आपका भी दौर था और हमारा भी दौर है, कि जब गज़ल का बोलबाला है, तो ऐसे में आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए नज़्म की राह चुनी। हमने नज़्म को नहीं चुना, नज़्म ने आपको चुना। ये भी आजकल मुहावरे में आ गए, इसलिए कहते हुए डर लगता है क्योंकि आजकल हर आदमी यही कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी शायरी ही, गज़ल हो या नज़्म, ये तखसीसी गलत है। अगर गालिब की मसनवियाँ नहीं है तो गालिब बड़ा शायर नहीं है। जी। गालिब का कल्चर जो है वो चराग़ देर से साबित होता है, फारसी की है। जब वो बनारस से गुजरता है, बनारस में रहता है, कलकत्ता जाते हुए बनारस में ठहरता है, तो कहता है बनारस के बारे में, इबादत खानाए नाकूसियाँ रहा हमाना काबाए हिंदुस्तान रहा। यानी ये बनारस जो है ये हिंदुस्तान का काबा है। तो बहरहाल गज़ल और नज़्म को आप पूरे में देखिए। एक बात, मैं उसे अलग अलग करके नहीं देखता। दूसरी बात ये कि मैं पूरी शायरी को कौल नहीं मानता, कैफियत मानता हूँ। क्या कहने। जैसे बेदिल कहता है, शेर खूब मानी नदारत, शेर है मानी नहीं है। गज़ल की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत, और उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, और वो है कोटेबिलिटी। आहा। आप शेर कहते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि ये शेर कोट हो कहीं, ये गज़ल की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। गालिब के बेहतरीन शेर जो हैं, जिनसे गालिब गालिब है, आम का गालिब नहीं कह रहा हूँ। देखिए हर शेर में, रोला बार्थ ने एक जगह कहा है कि दो तरह के मतन टेक्स्ट होते हैं, एक वो जो आम आदमी के लिए है, एक वो जो खास लोगों के लिए। तो जो सामने का लफ्ज़ है उसमें शायरी क्या हुई। आज जो रसाइल आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका किरदार, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। रिसाला किसके लिए होता है? पढ़ने वाले के लिए। अब जब उर्दू पढ़ने वाला ही नहीं है तो रिसाला क्या करेगा। हाँ, हमारा अदब उर्दू ख़ास तौर से, शायरी ख़ास तौर से, फिक्शन ख़ास तौर से, आज़ादी के बाद सिमटते सिमटते कुछ सैकड़ों में आ गई है। शायरी और भी कम सिकुड़ गई, और जब वो सिकुड़ गई है तो आपके पास में एक बड़ा चैलेंज ये है कि आप क्या दें किसको। आपके पास पढ़ने वाला नहीं है, रीडरशिप कहाँ है आपकी। तो मेरी गुजारिश ये है कि रिसाला जो है वो पढ़े लिखे आदमी का है, और उस आदमी के लिए है जो लफ्ज़ों से, लिखे हुई स्क्रिप्ट से प्यार करता है। प्यार ही नहीं करे बल्कि उससे तस्वीर बनाने का अपने दिमाग में हुनर जानता जानता हो, यकीन। वो हुनर आपसे छिन गया है।